अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने कोरोना टेस्ट की तफसीलात और उसका रिज़ल्ट क्या आया, मैं किन किन प्रोसेस से गुज़रा और वो प्रोसेस कैसा था, उसमें क्या क्या मुझे मुश्किलात आई और आया। ये जो कोरोना के बारे में एक जनरल मार्केट के अंदर एक परसेप्शन है कि ये एक आलमी साजिश है और गवर्नमेंट जो है वो उसको अपने नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव कर रही है। तो उसके बारे में तमाम तर तफसीलात जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये आपको बहुत सारी उस मराहल के बारे में तफसीलात देगी जिनका बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जो इस मरहले से नहीं गुजरे। आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सुर्ख रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जी दोस्तों, कहानी शुरू होती है पिछले हफ्ते की जब हमारे एक दोस्त ने कोरोना टेस्ट करवाया और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बैकग्राउंड उनका ये था कि उनको एज सच कोई सिम्टम्स नहीं थी। उनको ईद के दूसरे दिन हल्का सा बुखार हुआ और उस बुखार के बाद उन्होंने नॉर्मल ये जो पैनाडोल और इस तरह की जो टैबलेट्स हैं वो खाई, उससे उनका बुखार उतर गया। और उसके बाद अगले जो 5-6 दिन थे उनको हल्की फुल्की थकावट रही, कोई ज़्यादा खांसी नहीं हुई, ज़्यादा गला ख़राब नहीं हुआ और ना ही ज़्यादा बुखार हुआ। चूँकि ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये कोई बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं थे, इसलिए उनके दिमाग में ये नहीं था कि उनको कोरोना है और उनको जाके टेस्ट करवाना चाहिए। हुआ यूँ कि ईद के बाद जब हम वापस इस्लामाबाद आए तो हमारे एक गली में ही एक ख़ानदान रहता है जिनको पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो वो नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे थे। अभी चूँकि वो फुली रिकवर कर गए थे तो हमने थोड़ा फासला रख के उनको रोका और उनसे इसकी तफसीलात जानने की कोशिश की कि वो किन किन मराइल से गुजरे। ये तो जो सिम्टम उस कोरोना पेशेंट ने हमें बताया वो ये थे कि उनको पहले दिन बहुत तेज़ बुखार हुआ और उस बुखार के साथ उनको जो बॉडी के अंदर बहुत सीवियर पेन था कि उनके लिए उठ के इवन वॉशरूम तक जाना जो है वो मुश्किल हो गया था। उसके बाद उनको अगले 3-4 दिन यही कैफियत रही जिस पर उन्होंने वो रूटीन की पैरासीटामोल और इस तरह की टैबलेट खाते रहे, लेकिन बुखार जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 5वें या छठे रोज़ जो है वो उन्होंने चूँकि दरमियान में एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दी थी तो उनको एक तो उनका पेट ख़राब हो गया और 1-2 दिन के बाद फिर फाइनली उनको खांसी स्टार्ट हो गई। खांसी शुरू में कम थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खुश्क खांसी इतनी बढ़ती गई कि उनके लिए बात करना, सोना और ये सब चीज़ें मुश्किल हो गई। तब जाके उनको ख्याल आया कि उनको कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन उस वक्त तक ऑलरेडी 8 से 10 दिन गुजर चुके थे और काफ़ी सारा आप कह सकते हैं कि लेट हो गया था। उन्होंने जब जाके टेस्ट करवाया तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद मजबूरन उनको अपनी फैमिली का भी टेस्ट करवाना पड़ा तो पता चला कि बच्चे और जो वाइफ हैं और पूरी जो फैमिली है वो उस पर इन्फेक्ट हो चुकी है। रीज़न उसके ये थी कि चूँकि उन्होंने टेस्ट बहुत लेट करवाया तो वो उनको मालूम नहीं था और तमाम लोग जो घर के मेम्बरान थे वो उनकी खिदमत कर रहे थे। उनकी बीमारी के अंदर उनको जो जिस्म में दर्द वगैरह थी तो उनको दवा वगैरह रहे थे, लेकिन इवेंचुअली तमाम लोग अपने 14 दिन का पीरियड गुजारने के बाद रिकवर कर गए। इसमें एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये थी कि इस तमाम पीरियड के दौरान वो अपने घर में रहे। उनको किसी ने आके ना तो गली को सील किया ना उनके घर को किसी ने सील किया। हाँ, ये ज़रूर था कि उनका फ़ोन नंबर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनके पास था और वो उनके साथ हर दूसरे तीसरे दिन राब्ते में रहते थे और उन्होंने उनको एक एमरजेंसी नंबर दे दिया था कि अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाए या आपको लगे कि अब आपको एमरजेंसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको इन नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं। दो चीज़ें जो कि ज़्यादा स्ट्राइक की मेरे दोस्त को वो ये थी कि एक तो जिस्म के अंदर दर्द होना जो कि उनको भी होता रहा, थकावट होना, और दूसरा था कि अपर बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर उनको फील होता था कि स्किन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी और उस स्किन के अंदर उनको पेन होता था अगर कोई हाथ वगैरह लगाते थे। तो ये जो दो माइल्ड किस्म के सिम्टम मेरे दोस्त में भी थे तो उसने उस वक्त ये फैसला किया कि भाई मुझे जाकर टेस्ट करवाना चाहिए। अब तक इस बात को तकरीबन 10 से 12 दिन गुजर चुके थे जब से उसको मेरे दोस्त को ये वाले सिम्टम आना स्टार्ट हुई थी।
उसके बाद वो टेस्ट करवाने के लिए गए, उनका टेस्ट पॉजिटिव हो गया। जब उनका टेस्ट पॉजिटिव हुआ, लेकिन इसमें ये था कि चूंकि हम लोग उनको रेगुलरली मिलते रहे थे, मैं और मेरे एक और दोस्त हैं जमशेद, हम दोनों उनको रेगुलरली मिलते रहे थे और उनके साथ बैठते थे हर रोज़ तकरीबन। अगरचे हम कोशिश करते थे कि हम जो है वो एसओपी को फॉलो करते हुए उनकी हैंडशेक ना करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से 5 से 6 फुट के फासले पे हम चेयर रख के बैठते थे और रोज़ाना थोड़ी गपशप लगाते थे। इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने ये किया कि हमने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया जब तक कि हमारे दोस्त का रिजल्ट आता है, ताकि माला ऐसा ना हो कि हमें भी कोरोना हो और हम किसी दूसरे को ट्रांसमिट ना कर दें। 2 दिन के बाद उनका रिजल्ट आ गया, वो पॉजिटिव हुआ, तो उनकी पूरी फैमिली और हम लोग गए टेस्ट के लिए और हमने जाके गवर्नमेंट की फैसिलिटी में जाके अपना टेस्ट दिया। टेस्ट करवाने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरी एसओपी के तहत अंदर लेके जाया जाता है और वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं जो कि आपका पूरा इंटरव्यू करते हैं। वो असेस करते हैं कि क्या आपको कोरोना की सिम्टम्स हैं या नहीं और आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। ये एक डिफरेंट बात थी जो कि मार्केट में फैली हुई है। मार्केट में ये है कि जी गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है, कोई बंदा किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी जाता है, गवर्नमेंट उसको कोरोना डिक्लेयर कर देती है और गवर्नमेंट सबको कोरोना का मरीज़ बनाया जा रही है। जबकि जब आप टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो आप यूँ समझें कि 80% केसेस में तो वो आपका टेस्ट लेंगे ही नहीं, वो आपको मुख्तलिफ सवालात करेंगे और उसकी बेसिस पे उनको ये लगेगा कि आपकी जो सिम्टम्स हैं वो एलर्जी की, फ्लू की या बुखार की हो सकती हैं, इसलिए वो शायद आपका टेस्ट भी ना लें। लेकिन जब आप अपनी जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ी डिटेल में बताते हैं तो फिर उसके बाद वो फैसला करते हैं कि चलिए इसका टेस्ट ले लिया जाए। उन्होंने हमारा टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के 2 तरीके हैं। कुछ लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो नाक के अंदर वो स्वैब डालती हैं और कुछ लेबॉर्ट्रीज के अंदर आपका जो हल्क है वहाँ से सैंपल लिया जाता है। हल्क वाला जो सैंपल है वो कदरे आसान है, आप जस्ट 1-2 सेकंड के लिए वो आपके हल्क तक लेके जाएंगे उस स्वैब को और आपको थोड़ी सी ऐसी वोमिट की फीलिंग आएगी, लेकिन वो 1-2 सेकंड के लिए है। जो ज़्यादा मुश्किल मरला है वो है नाक वाला, कि नाक के अंदर जो है वो एक इसको घुसाते हैं यहाँ तक और वहाँ पे आपकी जो नाक की हड्डी है वहाँ तक ले जाके उसको दरमियान में ऐसे घुमाते हैं ताकि अच्छी तरह उसके ऊपर आपका सैंपल लग जाए, ताकि जो गलती है उसके एतमाद ना हो। लेकिन ये दोनों टेस्ट ऐसे नहीं हैं कि आप कहें कि कोई ऐसा तकलीफ दे अमल है कि आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। ये दोनों का जो टेस्टिंग टाइम है वो 4 से 5 सेकंड है, तो 4 से 5 सेकंड किसी तरह की भी सेंसेशन थोड़ी फील करना वो इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। एक बात यह है कि अगर आप नाक से टेस्टिंग करवा रहे हो तो फिर जब वो कहा यह जाता है कि आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो सेंसिटिविटी ऐसी होती है, सेंसेशन ऐसी होती है कि आपकी इवन आंखों में भी पानी आ सकता है। मैंने अपना टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद मैं बेताबी से इंतज़ार कर रहा था कि मेरा टेस्ट क्लियर हो, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम से अपने गांव जाना था। लेकिन मैंने वो फ़ैसला जो है वो किया था कि जब तक मैं क्लियर नहीं होता तब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा। रीज़न बीइंग कि मैं नहीं चाहता था कि मैं ये बीमारी लेके अपने घर जाऊं और अब मेरी जो मदर हैं या जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जिस्टिंग कंडीशंस के साथ हैं, उनको ये मैं ट्रांसफ़र कर दूं। जब मेरा टेस्ट आया वो आया नेगेटिव, ये मेरे लिए एक साई ऑफ रिलीफ थी इन अ वे। लेकिन इन बिटवीन एक इंटरेस्टिंग बात हो गई। वो ये हो गई कि जब मैं टेस्ट लेने के लिए हम लोग गए तो मेरे दोस्त की पूरी फैमिली के भी टेस्ट आ गए, लेकिन हम 2 लोगों के, एक उनका जो बेटा है उनका और एक मेरा, उनका टेस्ट उस वक्त तक फाइनल नहीं हुआ था। और वहाँ पे जो साहब थे एनआईएच के अंदर, उन्होंने हमें बताया कि इन टेस्टों के अंदर जो है वो ये अभी पेंडिंग में है, इनका अभी तक रिजल्ट नहीं बना। उससे एक नॉर्मली इंसान जो है वो तशवीश जो है उसमें आ जाती है। तो थोड़ा सा मुझे तशवीश हुई और उसकी भाई शायद मेरे सैंपल में कोई प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से उनका जो टेस्ट है वो मेरा बाकी लोगों के साथ नहीं आया, या कुछ और वजह हो सकती है। तो मैंने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि मेरे दिल में ये एक शक रहे कि शायद मेरे सैंपल में कोई प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव दे दिया, मैंने इन बिटवीन जाके दूसरा टेस्ट भी प्राइवेट लैब के अंदर दे दिया।
पहले वाला जो मेरा टेस्ट हुआ था वो मेरा हल्क में स्वैब लेके हुआ था, जबकि दूसरे वाला जो टेस्ट था वो मेरा नाक से स्वैब लेकर हुआ है। तो ये एक तरह से दो डिफरेंट किस्म के रिजल्ट को कंपेयर करने का भी अच्छा मौका था। मैंने जाके ड्राइव थ्रू फैसिलिटी है इस निजी लैब की, मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा। वहाँ से बंदा आया, उसने पूरे अपना किट वगैरह पहनी हुई थी, वो आके गाड़ी के अंदर ही उसने मुझे बताया कि ये एक शॉर्ट प्रोसेस होगा 2 से 3 सेकंड का, आपने इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करना है, टेंशन नहीं लेनी। उन्होंने मेरा सैंपल लिया और वो सैंपल दे के मैं वापस आ गया। जो मेरा गवर्नमेंट का सैंपल था उसको रिजल्ट आने में लगे तकरीबन 3 दिन, यानी 72 आवर्स। और जो मेरा सैंपल था प्राइवेट लैब का, उसके अंदर मुझे तकरीबन आप समझ लें 36 घंटों के बाद उसका रिजल्ट आया। मुझे ये बताते हुए ये इंतहाई खुशी है और इत्मीनान है कि मेरे जो दोनों टेस्ट थे वो नेगेटिव आए। ये इत्मीनान का बायस इसलिए था कि मैं ये समझ रहा था कि अगर एक पॉजिटिव आ जाता, एक नेगेटिव आ जाता, तो फिर मुझे एक नई तशवीश होती कि शायद इसका ठीक था या उसका ठीक था। लेकिन जब दोनों नेगेटिव आए तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो बायस इत्मीनान था। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये बताने का मकसद ये है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त उनको हल्के फुल्के सिम्टम्स जैसे बुखार, जैसे जिस्म में दर्द, गले का ख़राब होना ड्यू टू एलर्जी, ड्यू टू वट एवर, और इवन कोविड, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की मिलती जुलती अलामात के साथ हैं। उसमें से जो लोग टेस्टिंग के लिए आते हैं वो एक बहुत कम तादाद है पाकिस्तान की जो अब तक टेस्टिंग के लिए आए हैं। लेकिन उनमें से भी 22% जो है वो, या 20% जो है वो पॉजिटिव निकल आते हैं, 80% नेगेटिव निकल आते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर गवर्नमेंट सबको पॉजिटिव कर रही होती, वो तमाम लोग जो कि मुख्तलिफ मरीज़ अस्पताल में लाए जाते हैं और उसके बाद उनके जो वो रसाए हैं वो एहतजाज कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने इनको ज़बरदस्ती कोविड का डिक्लेयर कर दिया, तो आप ये समझें कि हर रोज़ जो 25,000 बंदा टेस्ट देने के लिए जाता है वो तो समझ भी रहा है कि मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, तो गवर्नमेंट के लिए उनको डिक्लेयर करना पॉजिटिव ज़्यादा आसान है बनिस्बत उसके कि जो जिसको कोई रैंडम अचानक कुछ अटैक हो, चाहे दिल का या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो और वो हॉस्पिटल पहुँचे और उसको डिक्लेयर करना, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये समझें कि इस तरह की जो साजिशी थ्योरियाँ जो हमारे इस माहौल में और हमारे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा घूमती रहती हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप अपने गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर और जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर एतमाद रखें। देखें, मैंने 2 जगह से टेस्ट करवाया, अगर ज़बरदस्ती उसको पॉजिटिव करना होता तो मुझे पॉजिटिव किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद मुझे पॉजिटिव नहीं किया। इसी तरह जो मेरे दोस्त हैं उनकी जो पूरी फैमिली है, सब ने टेस्ट करवाया, उनमें से सिर्फ 2 बंदों का पॉजिटिव आया, एक उनका और एक उनके बेटे का, बाकी तमाम लोगों का पॉजिटिव नहीं आया। इसी तरह जो मेरे दूसरे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ ये टेस्ट करवाया था उनका भी नेगेटिव आया। तो एक बात जो ख़ास तौर पे हमारे देही इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है वो ये है कि आप अपना मरीज़ लेके अस्पताल जाते हैं तो वो या तो उनको जहर का टीका लगा के मार देते हैं, या फिर वो उनको आपको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं कि 1 लाख रुपए ले लें, 2 लाख रुपए ले लें, इवन 5 लाख तक की कहानियाँ मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि आपको 5 लाख रुपए दे के कहते हैं कि इस मरीज़ को जो है वो हमें दे दो, हम इसको मार के आपको वापस कर देंगे और आप ये 5 लाख रुपए लें। इसको चैलेंज करने के लिए बेसिकली मैं आपके सामने 2 फैक्ट रखना चाहता हूँ। पहला फैक्ट कि इस वक्त डिस्पाइट द फैक्ट हमारी 1,25,000 के करीब हमारे केसेस हैं, उसमें अब तक हमारे जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह 2300-2400 के करीब हैं। तो पहले ही ये इंटरनेशनल लेवल से काफ़ी कम शर्मवात है। अगर ये जहर का टीका लगा के या किसी दूसरे तरीके से शर्मवात को बढ़ा रहे होते तो फिर तो पाकिस्तान में जो शर्मवात है वो इस वक्त 7-8% तक होनी चाहिए थी, जो कि इस वक्त अमेरिका में या बाकी ममालिक में देखी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त डिस्पाइट ऑल दिस हमारी जो शर्मवात है वो बहुत हद तक कंट्रोल्ड है, काफ़ी नीचे है, जो कि अब हमारे लिए बायस इत्मीनान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को इससे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो देखें, गवर्नमेंट को अगर कोई पैसे मिलेंगे तो वो तो मिलेंगे इकोनॉमिक पैकेज के हिसाब से, और इकोनॉमिक पैकेज की जो
डेटा है वो तो डेटा के बेसिस पे मिलेगा कि जी पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट कितनी थी, पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट कितनी थी, पाकिस्तान का टोटल इस कोविड के ऊपर हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर कितना खर्चा आया, जो पीपीईज हैं उनके ऊपर कितना खर्चा आया, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। आईएमएफ वाले बच्चे तो नहीं है कि वो आपने कहा मेरे जो 10,000 बंदे मर गए पैसे दे दें, ऐसे तो कोई नहीं देगा, ना WHO वाले इस बेसिस पे देंगे। एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि WHO जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी, इवन सबसे मुश्किल उनके लिए चाइना था लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने वो किया कि वो आपकी जो महकमा सेहत वाले हैं उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप WHO को कोई धोखा दे सकते हैं या आप अपने फिगर्स जो हैं वो इन्फ्लेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर लम्हे पे हर जगह पे वो साथ हैं और वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। तीसरी बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मुआशी सिस्टम है वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुका है। अगर हम ये कहें कि ये मगरब की साजिश थी तो इस वक्त उसका सबसे बड़ा शिकार मगरब नज़र आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस दुनिया में अमेरिका में है। अगर आप टोटल तादाद देखें और टॉप 10 कंट्रीज़ को देखें तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ममालिक हैं वो गोरों के ही हैं, यानी मगरबी ममालिक हैं जिनको हम कहते हैं कि वो किसी के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। उनकी अपनी इकॉनमी इतनी बुरी तरह बैठ गई है कि अमेरिका के अंदर जो बेरोज़गारी है वो 40% तक हो चुकी है। अगर कोई ये समझता है कि एक वैक्सीन को बेचने के लिए इतना बड़ा पूरी दुनिया में तबाही फैलाई गई, तो मेरा ख्याल है वो अहमकों की जन्नत में रहता है। और पहली बात तो यह है कि वैक्सीन जब भी आएगी, आप देखिएगा, मेरे ये टाइम ये अल्फाज नोट कर लें, जब भी वैक्सीन आएगी वो अल्टीमेटली WHO की तरफ से फ्री हो जाएगी, क्योंकि पैंडेमिक के अंदर आमतौर पे इस तरह की ही होता है। लेकिन अगर वो बेचते भी हैं, 1 मिनट के लिए मान लें कि वैक्सीन फ्री नहीं होती और वो बेचते भी हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान का हिसाब करें तो नटशेल में अब तक पाकिस्तान को जो लॉस हो चुका है नेट कैश का, वो कोई 15-20 अरब डॉलर है। आप पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे ले सकती है? अब तक जो टोटल पैकेज मिला है हमें IMF से वो 1.4 अरब डॉलर का है। तो 20 अरब डॉलर का नुकसान करके आप 1.4 अरब डॉलर ले रहे हैं, तो कोई आपको समझदार नहीं कहेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। कोरोना के बारे में बहुत सारी अच्छी खबरें भी आ रही हैं, वो अच्छी खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर। एक दफ़ा फिर आखिर में मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको किसी तरह के भी कोई सिम्टम्स हैं, आपको बुखार होता है, आपके जिस्म में थकावट होती है, आपके गले में कुछ खराश महसूस होती है, तो प्लीज़ आप टेस्ट के लिए बेशक ना जाएं इन सिम्टम्स के ऊपर, लेकिन आप अपने आप को आइसोलेट ज़रूर कर लें घर में, अपने फैमिली मेम्बर से दूर कर लें, अपने बर्तन अलग कर लें, अपना जो वॉशरूम है उसको अलग कर लें। जब अगर ये सिम्टम आपके थोड़े सीवियर होते हैं कि आपको ये जो बुखार है वो 2-3 दिन रहता है, 4 दिन तक चला जाता है, या आपको खांसी शुरू हो जाती है, खुश खांसी, तो फिर आपको डेफिनेटली टेस्ट के लिए जाना चाहिए। टेस्ट के लिए जाने और ना जाने में फ़र्क क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि इसका इलाज नहीं है तो मैं टेस्ट करवा के क्या कर लूँगा। उसका फ़र्क ये है कि जब आपको पता लग जाएगा कि आपका कोरोना पॉजिटिव है, तो एटलीस्ट आप अपने जो बाकी घर वाले हैं उनसे दूरी बना के रखेंगे, उनसे दूर होंगे तो ऑब्वियसली उनको नहीं लगेगा। और हर घर में पाकिस्तान में शायद एक वो घर हो जिसके अंदर मरीज़ ना हो, तो हर घर में ऐसे मरीज़ होते हैं कि अगर उनको खुदा न खास्ता लग जाए तो उनकी जान जाने का ख़तरा होता है। जो यंगस्टर्स हैं या जो जवान लोग हैं उनको तो शायद उनके लिए इतना लीथल साबित ना हो, लेकिन जो घर में बुज़ुर्ग हैं या को घर में ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, यानी शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, या गुर्दों की कोई एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, उनके लिए ये ज़्यादा जो है वो लीथल साबित हो रहा है। और कोशिश करें कि बगैर किसी वजह के आजकल किसी भी हॉस्पिटल में ना जाए, घर में बेसिक एहतियात करें। अगर सिम्टम आपके बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, ख़ास तौर पे आपके जो सांस है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तभी हॉस्पिटल को रुख करें। बाकी इंशाल्लाह आप देखते हैं कि पाकिस्तान में 98% जो पेशेंट हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अगर आपको भी होता है तो इंशाल्लाह आप रिकवर कर जाएंगे, इसमें जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी 2% रिकवर नहीं होते वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस 2% भी सब जो एज ग्रुप है उसके लिए 2% नहीं है, वो एक सर्टन एज ग्रुप है जिसके लिए 2% से ज़्यादा है।
वो उसके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में। आज मुझे दें इजाज़त, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें।